हेलो स्टूडेंट्स, आज राउल्ट्स लॉ पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। लास्ट वीडियो में आपने राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉलिड पढ़ा था। मान लीजिए कि क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 20 मोल्स ऑफ बेंजीन और इसका वेपर प्रेशर आपका दिया हुआ है P0 A इज इक्वल टू 40 टॉन। बेंजीन को सपोज कीजिए कि A है, प्लस है 30 मोल्स ऑफ टॉलुइन, इसको B मान लें, और इसका वेपर प्रेशर दिया है P0B इज इक्वल टू 60 टॉन। अब कह रहा है कि PT आपका क्या होगा। टोटल वेपर प्रेशर आपको निकालना है, यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। बेंजीन और टॉलुइन दोनों मिक्स होकर के एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको निकालना है, यानी कि टोटल वेपर प्रेशर निकालना है। फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, PT इज इक्वल टू P0A XA प्लस P0B XB। तो P0A कितना दिया है 40। XA का मतलब हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड A इन सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है, उसके मोल में टोटल मोल से डिवाइड करते हैं। तो A का मोल कितना है 20, टोटल मोल निकाल लें 20 प्लस 30 प्लस इसका वेपर प्रेशर है 60, मोल कितना है B का 30 और टोटल हो गया 20 प्लस 30, तो हो गया 40 इंटू 20/50 प्लस 60 इंटू 30/50। तो अब 0 और 0 तक कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 5 से कितना में कटेगा 8 बार में, ये भी 0 0 कट गया, 12 से कट जाएगा 60। 8 में 2 से मल्टीप्लाई करें 60 और प्लस 12 में 3 से करें 36, कितना हो जाएगा 52 आपका टॉल आंसर है। इस प्रकार है क्वेश्चन आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉलिड, ठीक है। राउल्ट्स लॉ और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में कौन कौन हो सकता है, जैसे आपका शुगर हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा। सॉल्यूशन में 2 पार्ट्स होते हैं, दो कंपोनेंट होगा, एक होगा सॉल्वेंट और दूसरा होगा आपका सॉल्यूट। सॉल्वेंट को अगर A मान लें और सॉल्यूट को क्या मान लें B मान लें, तो आपने राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला देखा था, PT इज इक्वल टू P0A XA प्लस है P0B XB। लेकिन अब हम A और B का प्रयोग नहीं करेंगे, 1 और 2 का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है।
सॉल्वेंट को कंपोनेंट 1 और सॉल्यूट को कंपोनेंट 2 समझ लें। मान लीजिए कि यहाँ सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्वेंट इसको कंपोनेंट 1 माने और सॉल्यूट को कंपोनेंट 2 माने, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? Pt इज इक्वल टू P01 x1 प्लस P02 x2, वही ना फॉर्मूला बनेगा। x1 आपका क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। P01 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है ना। x2 आ गया सॉल्यूट के लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यह हो जाएगा आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। अब यहाँ देखें, सॉल्यूट चूंकि आपका नॉन वोलेटाइल है, तो सॉल्यूट जब नॉन वोलेटाइल है तो निश्चित रूप से P02 जो होगा, P02 यह आपका 0 होगा। क्यों 0 होगा? बिकॉज सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। सॉल्यूट आपका कैसा है? नॉन वोलेटाइल। तो P02 का मान निश्चित रूप से क्या होगा? 0 होगा। कोई वेपर फॉर्म करेगा नहीं, कोई वेपर प्रेशर उसका होगा नहीं, तो वेपर प्रेशर उसका क्या हम देख लेंगे? 0। तो 0 जब इसमें हम पुट कर देंगे तो हो जाएगा आपका Pt इज इक्वल टू P01 x1 प्लस 0, यानी कितना? P01 आपका x1। आप जानते हैं कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है। वेपर प्रेशर ऑफ, उसको सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। तब आप क्या लिख सकते हैं? इसको मिटा दें। Ps इज इक्वल टू P01 x1। यहां पर P01 क्या है? P01 इसको सिंपली आप P0 ले लें। यह है आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो बताओ कि जब P01 की जगह पर P0 लेंगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? P0 इंटू x1। और x1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन। क्लियर? तो बताइए क्लियरली, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू राउल्स लॉ के आधार पर क्या होगा? वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। तो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर को आपने माना है P0, तो P0 इंटू कितना हो गया? x1। देयरफॉर अब देखो PS बराबर है यही आया, जो कि वेपर प्रेशर ऑफ क्या है? सॉल्वेंट। तो क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल है, तो सॉल्वेंट के ही वेपर प्रेशर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा। यानी कि जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा उसको हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कहेंगे। अब देखें यहां से
P naught, now P naught, sorry, PS is equal to P naught आपका x1 है। यहाँ पर जो P naught है और क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट जब हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह आ जाएगा, प्रोपोर्शनल का प्रयोग करेंगे तो PS प्रोपोर्शनल क्या होगा x1। कहने का मीनिंग क्या हुआ, राउल्स ने बताया कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अंडरस्टैंड? तो क्या लिखा जा सकता है, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, at a constant temperature vapor pressure of solution is a proportional to मोल फ्रैक्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हैं, चाहे खाली प्रोपोर्शनल भी लिखिए, टू मोल फ्रैक्शन of a solvent in the solution। इसी को हम राउल्स लॉ कहेंगे। यह राउल्स लॉ कब होगा, जब आपका सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर चाहे तो थोड़ा जोड़ सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। राइट? अब इस पर एक क्वेश्चन देखें। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, the vapor pressure of pure liquid is a 40 torr at a 310 Kelvin. The vapor pressure of this liquid in solution with solid is a 32 torr। Find mole fraction of solvent। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या करना है, निकालना है। देखो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिया है 40 टॉर, जब उसमें आप सॉलिड मिला दिए जो नॉन वोलेटाइल है तो सॉल्यूशन में उसका वेपर प्रेशर कितना हो गया, 32 टॉर हो गया, रिड्यूस हो गया, कम हो गया। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है सॉलिड मिलाने से 40 से रिड्यूस होकर कितना हो गया, 32 टॉर। तब है इसको आप कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लगेगा ना, राउल्स लॉ वाला ये, PS इज इक्वल टू P नॉट x1। हियर कितना दिया है P नॉट, 40 टॉर, और PS कितना दिया है 32 टॉर, और x1 क्या करना है, निकालना है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दें तो हो जाएगा आपका 32 इज इक्वल टू 40 इंटू x1। x1 इज इक्वल टू 32 अपॉन 40। 8 से ये कैंसिल होगा ना, 4
यहाँ पर कितना हो गया 5, 4/5 यानी 0 पॉइंट कितना है 8। तो इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, राइट। आपका था P0 x1 इसके बराबर था PS इक्वल्स टू P0 x1। राउंड क्लास है, इसको हम लिख सकते हैं PS अपॉन, इसको इधर लाएंगे तो नीचे चला जाएगा, PS अपॉन P0 इक्वल्स टू x1। आप जानते हैं x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होता है। तो x1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस x2। तो क्या हो जाएगा आपका PS अपॉन P0 इक्वल्स टू 1 माइनस x2। अब इसको इधर उधर कर लें, x2 को मान लीजिए कि इधर होना है, इसको RHS साइड भेज रहे हैं, तो 1 में से यह माइनस हो जाएगा ना, 1 माइनस PS डिवाइडेड बाई P0। एलसीएम P0 होगा तो P0 माइनस कितना हो जाएगा PS। फिर इसको इधर आए तो हो गया P0 माइनस PS बाई P0 बराबर x2। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, P0 माइनस PS को हमें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको डेल P द्वारा हम क्या करेंगे डिनोट करेंगे। P0 माइनस PS लोअरिंग ऑफ क्या है वेपर प्रेशर है। अब P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई P0 को हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहेंगे, RLVP। याद रखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ना है। तो कोई आपसे पूछे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, तो आप कह सकते हैं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का रेशियो है। P0 माइनस PS अपॉन P0 इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझ में आ गया। तो इससे हमको एक कंक्लूजन प्राप्त हुआ कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वह मोल फ्रैक्शन के क्या होता है बराबर होता है। मोल फ्रैक्शन किसका सॉल्यूट का। यहाँ भी 2 लगा है, आपको समझ जाना है कि सॉल्यूट के लिए है। तो यह मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट नहीं है, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है सॉल्यूट है। तो क्या लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट। तो राउल्ट क्लास से यह प्राप्त होता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। काफी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। P0 माइनस PS बाई P0 बराबर क्या होता है x2 होता है, ठीक है। अब इसको आप नोट कर लीजिए। और सॉल्यूट वगैरह का मॉलिक्यूलर मास मान लीजिए कि निकालना है, वेट निकालना है, तो इसको थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाएंगे। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आप जानते ही हैं। किसी भी कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो उसके मोल में टोटल मोल से डिवाइड कर देते हैं। इसको मिटा दें। और देखिए एक चीज हम बताना चाहेंगे
कि जब प्योर सॉल्वेंट में आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्यों घट जाता है, इस पर थोड़ा आप लोग चर्चा करें। मान लीजिए कि अब प्योर सॉल्वेंट है, ये आपका सॉल्वेंट है। और सॉल्वेंट कैसा है, वोलेटाइल है। तो बताइए कि इसके सरफेस पर सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होंगे जो वेपर के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करेंगे। मेरी बात फॉलो कर रहे हो, क्योंकि वोलेटाइल है ना, तो ये इसका इवेपोरेशन होगा, वेपर इससे बनेगा, ठीक है ना। यानी कि ये सारे मॉलिक्यूल जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल हैं वो वेपर के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जब इसमें आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देंगे, क्या मिला देंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो बताइए यहाँ जो सॉल्यूशन बना तो सरफेस पर सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही नहीं होगा, कुछ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी उसको ऑक्युपाई कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है। तो स्वाभाविक है कि सरफेस पर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का परसेंटेज सरफेस एरिया है वो डिक्रीज करेगा और इस स्थिति में कम वेपर बनेगा। अब तक केवल यही वेपोराइज होगा, यही वेपर बना सकता है। मान लीजिए कि ये आपका वाटर है, तो इसमें आपने शुगर मिला दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के रूप में। यहाँ जो सॉल्यूशन बना तो इस सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल भी होंगे और कुछ शुगर मॉलिक्यूल भी उसको ऑक्युपाई करेगा। तो शुगर तो आपका वोलेटाइल है नहीं, नॉन वोलेटाइल है, वेपर के फॉर्मेशन में भाग लेगा नहीं। तो सिर्फ कौन वेपर बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पर उसका परसेंटेज सरफेस एरिया क्या हुआ, घट गया। तो स्वाभाविक है कि यहाँ कम वेपर बनेगा, कम वेपर बनेगा तो उसका प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। यहाँ ज़्यादा वेपर बनेगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर इसके वेपर प्रेशर को हम पी नॉट माने और इसके वेपर प्रेशर को हम पीएस कहें, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो निश्चित रूप से पी नॉट ग्रेटर देन क्या होगा, पीएस होगा। और पी नॉट और पीएस का जो डिफरेंस होगा इसी को हम क्या कहेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आ गया समझ में, बात समझ में आ गई ना। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा। प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का जो डिफरेंस होगा उसी को लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया, क्योंकि जब ही आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिलाएंगे, ऐड करेंगे, तब क्या होगा, सरफेस पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स भी होंगे और सॉल्यूट भी मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन वेपर के फॉर्मेशन में सिर्फ सॉल्वेंट भाग लेगा। चूँकि सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल है तो स्वाभाविक है कि इस स्थिति में वेपर आपका कम बनेगा और उसका प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। अंडरस्टैंड, चलिए ठीक है। अब देखिए, आप जानते हैं कि सॉल्यूशन अगर है तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, एक है सॉल्वेंट और दूसरा है सॉल्यूट। कौन ज्यादा अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होगा, सॉल्यूट जो है कम होगा। इसके मोल को हम कैपिटल N से डिनोट कर रहे हैं और इसके मोल को हम स्मॉल n मान रहे हैं, ठीक है ना। कैपिटल N स्मॉल n। अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं लेने का मन है तो आप कर सकते हैं ऐसा कुछ, ये आपका तो कंपोनेंट 1 है ना, यह क्या है, कंपोनेंट 2 है। तो इसके मोल को हम N1 द्वारा और इसके मोल को N2 द्वारा दर्शा रहे हैं या दर्शा सकते हैं। जहाँ 1 लगा है समझिए कि सॉल्वेंट के लिए है और जहाँ 2 लगा है वहाँ सॉल्यूट के लिए है। तो बताइए कि आपका मिला P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट
इज इक्वल टू H2। H2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? सॉल्यूट के मोल में टोटल मोल से डिवाइड करेंगे। तो सॉल्यूट का मोल कितना है? N2। और टोटल मोल निकालेंगे तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को ऐड करना होगा। N1 प्लस कितना? N2 हो जाएगा जी। P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल्स टू N2 बाई N1 प्लस N2। ठीक है। अब आप जानते हैं कि मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर होता है मास इन ग्राम बाई मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। तो N1 के लिए क्या लिख सकते हैं? N1 के लिए हम लिख सकते हैं W1 बाई M1। और N2 के लिए लिख सकते हैं W2 बाई M2। अब कोई आपसे पूछे कि W1 क्या है, तो यह आपका वेट चाहे मास, ठीक है ना, इसको हम मास ऑफ सॉल्यूट कहेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट, चूंकि 1 लगा है, मास ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या है? आपका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। W2 यहाँ पर क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। और M2 क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर हो गया? तो जहाँ 1 लगा है वहाँ सॉल्वेंट समझना है, और जहाँ 2 लगा हुआ है उस सॉल्यूट के लिए समझना है। W माने वेट होता है, वेट माने मास। केमिस्ट्री में वेट और मास दोनों यूज हो सकता है, ठीक है ना। N1 क्या हुआ? बोलिए, मोल ऑफ सॉल्वेंट। N2 क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट। क्लियर हो गया ना। तब इसको यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। तो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? तो मिल जाएगा P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल्स टू W2 बाई M2 डिवाइडेड बाई W1 बाई M1 और प्लस है W2 बाई M2। ये आपका फॉर्मूला मिल जाएगा। इसका प्रयोग तब करेंगे जब सॉल्यूशन आपका कॉन्सेंट्रेटेड है, फॉर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन में ऐसा प्रतीत होता हो कि सॉल्यूशन आपका कॉन्सेंट्रेटेड है तो इस फार्मूला का आप प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? ऐसे सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन 5% से अगर कम हो तो उसको यूजुअली डाइल्यूट मान लिया जाता है। 5% से अगर कम है तो उसको हम डाइल्यूट, ठीक है ना। 5% है माने लेस देन 5%, लेस देन कितना? 5%, तब उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? डाइल्यूट कहेंगे, ठीक है ना। यूजुअली कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है, लेकिन ऐसा मान करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यही फॉर्मूला हम डेवलप करेंगे कि डाइल्यूट के लिए क्या होगा। ये हम मिटा दें। फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन में आप पाएंगे कि N1 वेरी वेरी ग्रेटर देन N2 होगा। कौन ज़्यादा होता है? सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होगा, सॉल्यूट कम होगा। यानी कि सॉल्वेंट का जो मोल होगा वह सॉल्यूट के मोल से काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इस स्थिति में N1 प्लस N2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? N1 लिख सकते हैं। मान लीजिए कि अब हाथी है और उसके जगह पर यह क्या है? चींटी है। तो हाथी में चींटी अगर जोड़ेंगे, उसका मान लीजिए कि वेटे जोड़ना हो तो क्या लिखेंगे? हाथी का वेट लिखेंगे। तो N1 काफ़ी ज़्यादा है, N2
उसके कंपैरिजन में बहुत कम है, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो n1 प्लस n2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होगा, n1 होगा। तो आपका रिलेशन क्या था, P नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू था आपका n1 बाई n1 प्लस n2 था ना। तो अब बताइए कि n1 प्लस n2 के लिए था आपका n2 बाई n1 प्लस n2। तो बताओ कि n2 के लिए n1 प्लस n2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, n1 का प्रयोग कर सकते हैं। तो लिखा जा सकता है क्या, n2 बाई n1, ठीक है ना। अब हो गया आपका P नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू n2 के लिए W2 बाई m2 और n1 के लिए W1 बाई m1, मास बाई मोलर मास, मास बाई मोलर मास। ऊपर सॉल्यूट, नीचे आपका सॉल्वेंट के लिए हो गया 1 वाला। तो क्या हो जाएगा आपका W2 बाई m2 इंटू m1 बाई W1। तो इस फॉर्मूला से आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं। P नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू एक फॉर्मूला मिला W2 बाई m2 इंटू m1 बाई क्या है W1। तो अगर P नॉट दिया है, पी एस दिया है, ठीक है ना, m1 दिया है, m2 दिया है, W1 दिया है, तो W2 निकाल सकते हैं। W2 m1 W1 P नॉट और पी एस दिया है तो m2 निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी यूजफुल फॉर्मूला है और इसको निश्चित आपको याद कर लेना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो यह डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए, किसके लिए हो गया, फॉर ए डाइल्यूट, ठीक है। लेकिन एक ऐसा हम फॉर्मूला एस्टेब्लिश कर रहे हैं जो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड दोनों पर लागू होता है। अगर क्वेश्चन में ये न पता चले कि वह कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है कि डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो आप डिफिकल्टी में पड़ जाएंगे। और उस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए एक फॉर्मूला हम आपको डिड्यूस करा रहे हैं जो दोनों पर लागू होगा, ठीक है। इसको मिटा दें। इसे देखिए, और बोथ है डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। अब कथा ना P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इज इक्वल टू था आपका n2 बाई कितना, n1 प्लस n2। अब इसको उल्टा करना है। तो P नॉट बाई P नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू हो जाएगा n1 प्लस n2 बाई n2। अब इसको अलग अलग करें तो n1 बाई n2 प्लस n2 बाई n2, ये कट जाएगा ना, यानी कि n1 बाई n2 प्लस 1। अब 1 को इधर ट्रांसपोज करिए तो P नॉट बाई P नॉट माइनस पी एस माइनस 1 इक्वल्स टू n1 बाई कितना, n2। एलसीएम क्या होगा, P नॉट माइनस पी एस, P नॉट माइनस P नॉट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस पी एस इज इक्वल टू n1 बाई n2। ये कट जाएगा कैंसिल, तो हो गया आपका पी एस बाई P नॉट माइनस पी एस इक्वल्स टू n1 बाई n2। और फिर इसको उलट दीजिए, दोनों साइड आपका उलट जाएगा। इक्वेशन में तो ऐसा नियम है, इन्वर्टेंडो कर देना है। क्या हो जाएगा, P नॉट माइनस पी एस बाई पी एस इक्वल्स टू n2 बाई क्या, n1। यानी कि आप लिख सकते हैं W2 बाई m2
अपॉन W1 बाई M1। तो P0 माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू W2 बाई M2 इंटू M1 बाई W1। तो ये फॉर्मूला आपका मिल गया। यह कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट दोनों सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। अंडरस्टैंड? केवल P0 की जगह पर क्या हो गया, PS हो गया और कहीं कोई फर्क नहीं है। P0 की जगह पर PS। जैसे एक उदाहरण द्वारा समझ लीजिए। बिठा दे। क्वेश्चन होगा कैलकुलेट वेट चाहे मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विच इज, इसका मोलर मास दिया है 40 ग्राम पर मोल। ये कौन मास है इसका? मोलर मास, which should be dissolved in a 114 gram octane to reduce its vapor pressure to 80%। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी में देखेंगे ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए ऑक्टेन क्या है, सॉल्वेंट है। तो सबसे पहला काम है इसका मोलर मास निकालना। ऑक्टेन का फॉर्मूला होता है C8H18, इसका फॉर्मूला है। तो इसका जब मोलर मास निकालेंगे C8H18 का, तो 8 इंटू 12 18 इंटू 1 96 प्लस 18 114 ग्राम पर मोल होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन देखने से स्पष्ट है कि इसमें न तो कॉन्सेंट्रेटेड का पता चल रहा है और न ही डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में यह कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है। यानी क्वेश्चन को देख करके आप नहीं कह पाएंगे कि यह कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो आप उस फॉर्मूला का प्रयोग कर लें जो दोनों पर अप्लाई होता है। क्या मैंने बताया था? दोनों पर जो अप्लाई होता है P0 माइनस PS बाई PS इज इक्वल टू W2 बाई M2 इंटू M1 बाई क्या W1, और सारा वैल्यू पुट कर दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन के आधार पर आपका दिया है मोलर मास कितना दिया है 40 ग्राम पर मोल सॉल्यूट का। वेपर प्रेशर घटकर कितना हो गया 80%। तो यहाँ क्वेश्चन में P0 आपका कितना है 100, मैंने प्योर सॉल्वेंट का हम वेपर प्रेशर 100 अगर मान लें तो सॉल्यूट मिलने के कारण 80% रह जा रहा है, यानी कितना हो जाएगा 80, यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा 80। और मोलर मास कितना दिया है सॉल्यूट का, M2 दिया है आपका 40 ग्राम पर मोल। ठीक है। और सॉल्वेंट का मास कितना है W1 आपका है 114 ग्राम, और सॉल्वेंट का मोलर मास M1 कितना है 114 ग्राम पर मोल। और आपको निकालना क्या है W2 आपको निकाल देना है। और ये सब वैल्यू इसमें रखेंगे। देखिए क्या होगा 100 माइनस 80 बाई 80 W2 अपॉन 40
इंटू 114, नीचे भी 114, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो हो गया 20/80 इज इक्वल टू W2 बाई कितना 40, तो ये कट जाएगा 2 से, और 2 से ये 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो W2 कितना हो गया, W2 हो गया आपका 10 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना निकल गया, 10 ग्राम। ठीक है ना। अगर मान लीजिए कैसे आपको दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए इसको थोड़ा और क्लियर कर दें, बहुत सारे लड़के इसको भी नहीं समझ पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। देखिए 100 में से 80 घटाएंगे 20/80, W2 बाई कितना 40। अब एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, तो 80 इंटू W2 इज इक्वल टू 20 इंटू 40, तो W2 बराबर क्या होगा 20 इंटू 40 अपॉन 80, ये 2 से कटेगा और ये कैंसिल हो जाएगा 10 से, देयरफॉर W2 इज इक्वल टू 10 ग्राम। तो इस प्रकार आंसर आसानी से कर सकते हैं। तो आपको मैंने 3 फॉर्मूला बता दिया, एक कॉन्सेंट्रेटेड के लिए, एक डाइल्यूट के लिए और एक दोनों के लिए। जब सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन जो सॉल्यूट का है 5% से कम हो तो यूजुअली उसको हम डाइल्यूट मान लेते हैं। यह कोई हार्ड एंड फास्ट नियम है नहीं, इसलिए आप को जहाँ भी कन्फ्यूजन हो तो आप निश्चित रूप से वैसा फॉर्मूला यूज़ कर लें जो दोनों पर अप्लाई होता है। ठीक है। अब आगे वाले वीडियो में हम पढ़ाने जा रहे हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, फिर एजियोट्रोपिक मिक्सचर पढ़ाएंगे, और तब सोलबिलिटी और हेनरी लॉ होगा, और तब हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, इंटर कर जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगला वीडियो का इंतजार करिए।